हेलो, थर्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हमारी हमेशा की तरह जो इतिहास मैराथन क्लासें जो चल रही हैं उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक हम लेके आए कांग्रेस का विभाजन। अब देखो, कांग्रेस का विभाजन आखिरकार क्यों हो गया, कितना जल्दी हो गया, कब हुआ, इस प्रकार का देना आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो और करने वाले हो। अभी देखिए, हम पहले वाले जो हमारा इतिहास का जो पहले वाला जो चैप्टर चल रहा है, जो पहले वाला वीडियो है, उसके साथ हम आज के वीडियो को कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, 1885 से 1905 के बीच में जो कांग्रेस का जो कार्यकाल माना जाता है, जिसको उदारवादी के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या हुआ था। उसमें देखो, प्रारंभ में कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसमें कम लोग होते हैं और उनके ऐसे लोग आ जाते हैं जो एक विचारधारा के होते हैं। लेकिन 1885 के अंदर तो सारी एक ही विचारधारा के थे। लोगों के अंदर शिक्षा का माहौल ज्यादा नहीं था, लोग जागृत कम थे, और जो भी जागृत थे वो सारे इकट्ठे हो ही गए थे अंत में, क्योंकि उनको पता था ये अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो ये लोग जो कम लोग थे, उन्होंने अपना एक कांग्रेस का गठन कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जन जागृति आनी प्रारंभ हुई और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और लोगों की सदस्यता उसमें बढ़ने लगी। तो बढ़ने लगी, जब कोई बड़ा मंच बन जाता है तो फिर निश्चित रूप से उनकी विचारधाराएं आपस में टकराने लग जाती हैं। वर्तमान में देख लीजिए, आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए कि धार्मिक के क्षेत्र के अंदर यदि किसी भी धर्म का यदि उदय हुआ था, जैसे यदि वैदिक धर्म का उदय हुआ था, वैदिक धर्म बहुत दिनों तक 1000 वर्ष तक चला था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी विचारधाराएं पनप गई थी, उसके अंदर भी ऐसी कृतियां उत्पन्न हो गई थी कि उसके सुधार के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। उसके बाद यदि आप मध्य काल में भी देख सकते हो, कई संतों ने और जन्म लिया था, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार हम आगे राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और वर्तमान के संदर्भ में यदि देखें तो देख लीजिए, भारत के अंदर कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये सिर्फ विचारधाराओं का अंतर है। चाहे बीजेपी को ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे बहुजन समाज ले लो, चाहे आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, इनमें विचारधाराओं का ही अंतर है। विचारधाराओं के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टी बन गई थी। अब राजनीतिक पार्टी बन गई तो इसका फिर वर्तमान के संदर्भ में देखें तो इनकी महत्ता क्या है, क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी होता है। जितना जो गवर्नमेंट तत्काल समय में है, उतनी ही महत्वपूर्ण दल विपक्ष का योगदान होता है। तो इस प्रकार वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ विचारधारा के आधार पर विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अनेक पार्टियों का उदय हुआ है। इसी तरह कुछ ऐसा ही 1905 में हुआ था कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक कांग्रेस के अंदर अनेक विचारधाराओं के लोगों का समावेश हो गया था। और इसी के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा कुछ करतूतें कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी कि एक बहुत बड़ा मंच, राष्ट्रीय मंच तैयार हो रहा था कांग्रेस के माध्यम से, और उसका केंद्र बिंदु था बंगाल। और बंगाल का क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कुछ अलग उद्देश्य दर्शाए, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य क्या था वो सब जानते हैं, हमारे पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज 1905 के अंदर जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको मान लिया जाए, चाहे विचारधारा को मान ली, दोनों पैरेलल यानी समानांतर चली थी। इन्हीं के कारण कांग्रेस का विभाजन 1905 में हो गया था। और इस विभाजन के पीछे यदि सबसे बड़ा यदि एक प्रकार से हाथ बताया जा रहा है, वो है अंग्रेज थे। क्योंकि अंग्रेज रूल और डिवाइड यानी डिवाइड और रूल का सिद्धांत यहाँ पे लागू करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब सभी भारतीय इकट्ठा होने लग गए। तो उनको फिर कोई न कोई तो हथियार, उनको कोई न कोई तो उपकरण तैयार करना ही था, जिसके माध्यम से भारत के अंदर आसानी से आर्थिक शोषण करते रहे, यहाँ पे राज करते रहे। वो उन्होंने हथियार ढूंढा डिवाइड एंड रूल वाला, यानी उसमें फूट डालो और राज करो, तभी इधर भारत के अंदर संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो इन्होंने डाली फूट डालने के बाद भारत के अंदर इस प्रकार का कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मंच था, उसका विभाजन इन्होंने करने में सफल भी हो गए थे। देखिए, हम यहाँ पे अभी अध्ययन करेंगे कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो प्रारंभ कहां से हुआ था और इसके पीछे कारण क्या थे। हमारे ऑब्जेक्टिव, हमेशा की तरह हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? ऑब्जेक्टिव। आज का टॉपिक क्या है? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन है, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, उसका पहला क्वेश्चन होगा हमारा, कब हुआ। दूसरा होगा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, कब हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है, और उसके दूरगामी प्रभाव और
तत्काल प्रभाव, तत्कालीन प्रभाव, ये हमारे आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बंगाल का विभाजन आखिरकार हो तो गया, बंगाल का विभाजन हो तो गया, लेकिन कब हुआ था उसका पीरियड हमको देखना है और क्यों हुआ था वो देखना है। और दूरगामी प्रभाव यानी भारत के संदर्भ में यदि देखें तो दूरगामी प्रभाव यहाँ पे क्या पड़े थे, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे, इनमें हम यदि देखा जाए तो 4 प्रभाव देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि हम 4 प्रभाव इस प्रकार से यदि विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत का आधुनिक का इतिहास जो है, वह भारतीय आधुनिक इतिहास है, आराम से समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि देखो, हम कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे तो कांग्रेस का विभाजन तो हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो कब हुआ वो भी पढ़ेंगे, क्यों हुआ वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका तत्कालीन प्रभाव ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में देखेंगे क्या पड़ा और तत्कालीन प्रभाव भारतीय संदर्भ में देखेंगे क्या पड़ा। उसके बाद हम इनको अलग अलग डिवाइड करें तो तत्काल समय में क्या क्या प्रभाव पड़ा दोनों पर और दीर्घकालीन समय में क्या प्रभाव पड़ा दोनों पर, ये हम अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का जो बोलते हैं केंद्र बिंदु, जो मूल बिंदु है वो यही है कि भारत के संदर्भ में दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के संदर्भ में दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा। ये सबसे जो जड़ बोलते हैं ना अध्ययन की बंगाल का कांग्रेस का विभाजन का, उससे आपको आगे वाला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो पूरा जुड़ेगा इसके साथ। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम 1947 तक हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी आंदोलन हुए थे, उन सब का आंदोलन किसी न किसी रूप से महत्ता है उनकी। ऐसा नहीं है यदि वो सक्सेसफुल हो गया तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। निश्चित रूप से 1947 जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसकी जड़ें पूरे के पूरे, यदि बंगाल विभाजन देख लो, चाहे असहयोग आंदोलन देख लो, चाहे श्रीनगर आंदोलन देख लो, चाहे चोरी चोरा कांड देख लो, चाहे रोलेट एक्ट देख लो, इस प्रकार इन सभी के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की जड़ें समाहित थी। वही हम आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें और बन जाता है, कहां हुआ था सबसे पहले ये हुआ कहां था। ये हमारे ऑब्जेक्टिव आज का हमारा टॉपिक के अनुसार रहेंगे। देखिए, हम भारत के नक्शे के ऊपर आते हैं पहले कि भारत के नक्शे के अंदर ये विभाजन का जो अंग्रेजों ने किया था, जो भी करतूतें की थी, उसके तहत भारत के अंदर कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था। देखो, बंगाल के क्षेत्र में जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज्यादा पनप रही थी। तो अंग्रेजों ने जो करतूतें की थी वो यहाँ पे इसका बंगाल का जो विभाजन किया था यहीं से किया था। यहीं से किया था तो लोगों के अंदर बुरी तरह से उग्र विचारधारा पनपने लग गई थी। तो फिर कांग्रेस के अंदर 2 तरह के लोग, यानी देखा जाए तो विचारधाराओं के आधार पर यदि देखा जाए तो 2 प्रकार की विचारधाराओं में विभक्त होना शुरू हो गया था। और एक अंग्रेजों के द्वारा एक धर्म के आधार पर फूट डालने का प्रयास किया गया था, जो कि इन्होंने सफल हो गए थे। उससे क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अभी देखते हैं विचारधाराओं तो धार्मिक के आधार पर, यानी विचारधारा तथा धर्म के आधार पर भारत के अंदर अंग्रेजों ने कांग्रेस को 3 भागों में विभाजित कर दिया। किस में? एक तो गर्मपंथ विचारधारा, दूसरी नरमपंथ विचारधारा और तीसरी मुस्लिम लीग है। इसके बारे में भी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई थी। अभी हम यहाँ पे आते हैं कि कांग्रेस का विभाजन आखिरकार कहाँ हुआ था। देखो, कांग्रेस का विभाजन प्रारंभ हुआ था बंगाल का विभाजन किया था अंग्रेजों ने, उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो कांग्रेस था उसके अंदर 2 विचारधाराओं का हम अध्ययन करेंगे, एक गर्मपंथ और एक नरमपंथ। अब गर्मपंथ को तो हम बोल सकते हैं उग्रवादी विचारधारा। क्या? उग्रवादी बोल सकते हैं विचारधारा, और इसको बोल सकते हैं हम उदारवादी विचारधारा। अब इन 2 को पहले हम 2 का अध्ययन करते हैं कि इनका ये विभाजन कैसे हो गया। आखिरकार ये मुस्लिम लीग की स्थापना तो अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की थी, तो हो गया था। लेकिन फिर मुस्लिम इधर चले गए, जो शेष लोग बच गए, लेकिन सारे मुस्लिम भी नहीं गए थे। उसके बाद जो लोग बचे थे, जो राष्ट्रीयता की भावना मतलब उनके अंदर कूट के भरी हुई थी, वो लोग बचे थे, उनमें भी ये विभाजन कैसे हो गया। 2 विभाजन हो गया। इनमें पहले हम थोड़ा व्यक्तित्व का अध्ययन कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण
गोखले, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वांचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये मुख्य रूप से 4 लोग थे और अन्य भी लिख देते हैं। लेकिन उग्र विचारधारा वाले लोग कौन कौन से थे? जिनकी विचारधाराएं उदारवादी विचारधाराओं की इनको पसंद नहीं आई। ये लोग थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, नंबर 2 पे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, विपिंद्र चंद्रपाल और अरविंदो घोष और अन्य। कुछ और भी लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो योगदान था वो इन्हीं लोगों का था। सबसे ज्यादा योगदान देखा जाए तो इन लोगों का था। अभी देखते हैं विचारधारा क्या थी। देखो, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन का बंगाल के क्षेत्र में बहुत ही तीव्र गति से विरोध होना प्रारंभ हो गया था। क्या हो गया? विरोध होना प्रारंभ हुआ। तो विरोध होना प्रारंभ हुआ तो कुछ लोग तो बोल रहे थे इसको वापस बहाल करो, वापस जैसा था उसी यथास्थिति में ले जाओ, और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, यथास्थिति में तो इनको लाना ही पड़ेगा, लेकिन इस मुद्दे को, बंगाल के विभाजन के मुद्दे को बना करके पूरे भारत के अंदर ऐसा एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करते हैं जिससे कि अंग्रेजों की नींव हिल जाए। ये तो इनको लेना ही पड़ेगा, या लाएंगे या नहीं लाएंगे वो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन इसके नाम पर हम पूरे भारतीयों को जगाने का प्रयास करते हैं। वो विचारधारा इनकी थी। और ये लोग प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और अखबारों के माध्यम से या प्रार्थनाओं के माध्यम से निवेदन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेजों के सामने कि आप इस प्रकार का विभाजन हमारे बीच में मत करो। इस प्रकार का विभाजन करने से हमारी एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। तो फिर इन लोगों ने इस प्रकार की विचारधारा थी इनकी। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे? बोला नहीं, हम लोग तो जो इस प्रकार की जो बंगाल में कर दिया है उसको पुरजोर से विरोध करेंगे और संपूर्ण भारत में इस प्रकार की ये जो प्रचार प्रसार करेंगे इस चीज का। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग वृद्ध लोग थे, वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ राजनेता थे। इन्होंने सोच समझ करके इनको समझाने का प्रयास किया। बोला कि इस प्रकार करोगे तो हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है, अंग्रेज हमारा निर्दयतापूर्वक दमन करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, जेल में डालेंगे। तो इस प्रकार आप ये विचारधारा मत बढ़ाओ। हम जो बोल रहे हैं उनकी बात वहां तक पहुंचाएंगे, बातचीत करेंगे, पंचायत हमारी बैठाएंगे, अंग्रेजों को बुलाएंगे, आप लोग इतनी चिंता मत करो। ये जो इन्होंने किया है वो हम कर देंगे। इन लोगों ने बोला। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वांचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये वरिष्ठ राजनेता थे। इन्होंने बोला कि तुम लोग ऐसे मत करो। ये बोले नहीं, ऐसे भी अंग्रेज मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये भी कम नहीं थे। इन्होंने भी तो अंग्रेजों की जो विचारधाराएं, अंग्रेजों का जो स्वभाव है, इनसे वाकिफ थे। इन्होंने बोला कि नहीं, ये इस बात से तो ये मानेंगे भी नहीं। ये बोले मान जाएंगे। पहला उनको बीच में ये सबसे बड़ा विरोध क्या था कि ये इनकी विचारधाराएं, विरोध क्या क्या था, कहां हुआ था, बता दिया बंगाल में। कब हुआ था? ये हुआ था 1905 से 1907 के बीच में ये विभाजन हो चुका था कांग्रेस के बीच में। अब देखो क्यों हुआ था, क्यों? विचारधाराओं के आधार था। क्यों हुआ था? विचारधाराओं के कारण, विचारधाराओं के कारण इनका विभाजन हो गया था। अभी देखो, सबसे पहले इन दोनों विचारधारा कौन कौन सी विचारधाराएं टकरा रही थी? नंबर 1 पे इनकी विचारधारा टकरा रही थी, ये तो थे उदार विचारधारा के, ये थे उग्र विचारधारा। बोल नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, ये सीधा बोलते थे। ये बोलते थे कि नहीं मना लेंगे इन भूतों को, हम बातों से ही मना लेंगे। बस एक विचारधारा इनकी ये थी। नंबर 2 क्या थी? नंबर 2 थी, ये लोग क्या कि ये जो बंगाल का विभाजन कर दिया था, उस बंगाल के विभाजन का पूरे भारत के अंदर प्रचार प्रसार करना चाहते थे। बोला इस प्रकार इन्होंने करतूत तो इन्होंने काम तो ये कर दिया, हमको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया है, तो हम क्या करते हैं, पूरे भारत के अंदर फैलाते हैं। देखो यहाँ पे बंगाल के अंदर ऐसा कर दिया है, तो भविष्य में आगे भी कहीं भी कर सकते हैं, तो आप लोग भारतीय सब एक हो जाओ, यानी सब में राष्ट्रीय
चेतना जागृत करना, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्रित करना, इस प्रकार की विचारधारा को इन्होंने फैलाने का प्रयास किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने 4 जो मुद्दे रखे थे, वो 4 मुद्दे क्या थे? इनके मुद्दे क्या थे? बोला कि एक तो स्वदेशी, हम स्वदेशी प्रचार प्रसार करेंगे स्वदेशी वस्तुओं के लिए। नंबर 2, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, क्या बहिष्कार। नंबर 3 इनका क्या नारा क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। और नंबर जो 4 था, जो सबसे पहले दिया था, वो था सुशासन। इससे पहले सुशासन की मांग कभी नहीं उठाई गई थी भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के समकक्ष। कब? भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के समकक्ष इस प्रकार की मांग कभी नहीं उठाई गई थी। अब देखिए, इन्होंने 4 जो ये मांगे उठाई है, ये किसकी थी? ये उग्रवादी विचारधारा लोगों की थी। ये 4 मांगे, जब ये 4 मांगे उग्रवादी विचारधारा, इनके पीछे इनकी जड़ों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। इनकी जड़ों में क्या बहुत कुछ छिपा हुआ था, और इनको ये पता था कि इस प्रकार का प्रचार प्रसार यदि संपूर्ण भारत में हम करेंगे तो क्या होगा? अंग्रेज भड़केंगे, और भड़केंगे तो भारतीयों के ऊपर ये निर्दयतापूर्ण उनका दमन करेंगे, मारेंगे, जेल में डालेंगे, किसी को फांसी की सजा दे देंगे, किसी को किसी भी प्रकार से मानवता को ठेस पहुंचने वाला है। ये लोग मानवता, क्योंकि विशिष्ट राजनेता थे, इन्होंने दुनिया देखी थी और इनको पता था कि अंग्रेज किस प्रकार से बिहेव करेंगे, और ये मानवता पे बल देते थे। क्या? मानवता पे, इंसानियत पर बल देते थे कि किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति का, किसी मानव का यहाँ पे शोषण, अत्याचार नहीं हो किसी के साथ, और अत्याचार नहीं हो। अंग्रेज कर तो रहे आर्थिक रूप से, लेकिन शारीरिक रूप से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो। ये लोग ये समझते थे। इनके पीछे अभी हम आते हैं कि ये उग्र विचारधारा वाले लोग थे जिन्होंने ये मांग रखी थी, उनके पीछे क्या उद्देश्य था? बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये 4 पॉइंट छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं 4 पॉइंट। कैसे बड़े हैं? देखिए, पहली बात, उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था। क्या बोला? कि स्वदेशी, जितना भारत के अंदर जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, भारत के अंदर जो बनी हुई चीजें हैं, उसका इस्तेमाल करो सभी भारतीयों। मतलब सब भारतवासियों को उन्होंने लोग प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया कि भारत के अंदर वस्तु बनी हुई है, उसी का इस्तेमाल करो, यानी स्वदेशी वस्तुओं का ही आप इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि भारत से जो एक्सपोर्ट हो रही है, भारत के अंदर निर्यात हो रही है, जो चीजें आयात हो रही है भारत के अंदर, उन चीजों को, ये चीजें आयात होना कम हो जाएगी, इनकी मात्रा घट जाएगी, इनको खरीदने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो इनका व्यापार है ना, इनका जो व्यापार है वो स्टॉप होगा, इनके आर्थिक नुकसान होगा इनको। इसलिए उन्होंने बोला कि स्वदेशी वस्तुओं का क्या करो? इस्तेमाल करो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल। और साथ साथ में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए आप ये जो विदेश से आया हुआ माल है ना, चाहे कपड़ा हो, चाहे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली कोई भी सामग्री वस्तु हो, उसका आप बहिष्कार करो। क्या? उसका बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का। तो इससे क्या होगा? इससे अंग्रेजों की आर्थिक कमर टूटेगी। क्या टूटेगी? आर्थिक कमर। क्योंकि भारत का कच्चा माल लेकर के और कम दाम में खरीदेंगे और ब्रिटेन में लेके जाएंगे, ब्रिटेन से तैयार माल भारत के अंदर उच्च दाम में बेचेंगे। तो फिर क्या, इस प्रकार जो अंग्रेज इस प्रकार की जो गतिविधि कर रहे थे, इनकी ये चेन ब्रेक होगी। चेन ब्रेक होगी तो फिर ये तिलमिलाएंगे और फिर इनको इनकी जो मांगे हैं वो माननी पड़ेगी। अब इसमें देखिए, किसी भी प्रकार का यदि स्वदेशी बहिष्कार दोनों यदि करेंगे तो भारत में जो भारतीय उद्योग धंधे हैं ना, उनको बढ़ावा मिलेगा। उसमें कुटीर उद्योग है, चाहे बृहत उद्योग है, चाहे स्मॉल लघु उद्योग है, सबको इसमें बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि स्वदेशी वस्तु लोग इस्तेमाल, भारत में बनी वस्तु यानी मेड इन इंडिया की वस्तु यदि लोग इस्तेमाल करेंगे, मांग बढ़ेगी, तो गांवों के अंदर जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा मिलेगा और ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। उसके बाद इन्होंने भविष्य के लिए, देखो भविष्य, पूरी भविष्य के ऊपर ये पटरी बनाने वाले हैं, एक ऐसी पटरी बनाने वाले हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ बनने वाली है। उसके बाद आइए राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा का इन्होंने प्रचार प्रसार क्यों किया? कि भारतीय जो शिक्षा है उसी पद्धति से यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाएगा, हिंदी के माध्यम से। राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर अंग्रेजी को, आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी को कुछ लोगों ने तो बढ़ावा दिया था कि अंग्रेजी
का माध्यम अपनाना चाहिए, साथ साथ में हिंदी का माध्यम है। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा है, इसके माध्यम से ये लोग क्या करना चाहते थे कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे देहात हो ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके अंदर शिक्षा के केंद्र स्थापित करना चाहते थे। क्या शिक्षा के केंद्र स्थापित करना चाहते थे। इसके माध्यम से लोग इकट्ठे होंगे, एक मंच पे आएंगे और कुछ हम भाषा सिखाएंगे, जो इनकी भाषा है जैसे हिंदी है उनको लिखना सिखाएंगे, और लिखना सिखाएंगे तो ये अखबार और सब कुछ ये पढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, पढ़ना सीख जाएंगे। तो हम जो अखबार निकाल रहे हैं उन अखबारों का ये अध्ययन करेंगे और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपेगी, लोग जागृत होंगे तो अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा हमें एक आंदोलन खड़ा कर देंगे, जो कि एक हमको देखने को मिलता है इतिहास में यदि पढ़ें तो। इसके बाद एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा भी हो गया था, उसके पीछे इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, उसके बाद स्वशासन की उससे पहले कोई भी कभी भी मांग नहीं उठाई गई थी। लेकिन ये उग्र विचारधारा वाले लोग पता नहीं किस प्रकार से सोच रहे थे कि हम स्वशासन चाहिए हमको, और किस प्रकार से देश को चलाने का इनका प्लान था, वो सब कुछ इनके दिमाग के अंदर था, सब कुछ इनकी उपज थी, ये करने वाले थे। आगे क्या करना है, इन्होंने बोला स्वशासन हमको चाहिए। अब देखो ये चार जो मांगे उठाई थी, चार जो मांगे उग्रवादी विचारधारा के लोगों ने उठाई थी, इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी, सिर्फ क्या होगा, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ पे मेड इन इंडिया है, उन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। तो फिर क्या होगा, गांव के अंदर प्रत्येक गांव क्या है, आत्मनिर्भर बनना प्रारंभ होगा, आत्मनिर्भरता की ओर चलेगा। यानी जो भी गांव के अंदर जो वस्तुओं की जरूरत है, एक दैनिक जीवन में एक व्यक्ति को जरूरत है, वो उसी गांव के अंदर बनने लग जाएगी। तो फिर स्वदेशी वस्तुएं अपनाने पर इन्होंने बल दिया था। उसके बाद बहिष्कार, की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो ताकि हमारा उद्योग धंधे पनपे। इस प्रकार ये चार जो इन्होंने नारे लगाए थे, इन चारों में किसी भी प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया था। हिंसा, यहाँ पे हिंसा का समावेश नहीं है, यहाँ पे हिंसा नहीं की गई थी। तो फिर ये लोग इस विचारधारा में क्यों नहीं शामिल हुए, क्योंकि ये वरिष्ठ राजनेता थे, उन्होंने अंग्रेजों की करतूतों को देखा भी था, और आगे हमारी जनता के ऊपर किस प्रकार से ये प्रहार करने वाले विचारधारा के कारण ये इनकी विचारधारा में नहीं है। आगे चलिए, अब ये चारों जो इनकी मांग थी, ये मांग ये उग्र विचारधारा वाले लोग थे, ये कांग्रेस के मंच के ऊपर ये प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे। क्या करते, पारित करवाना चाहते थे, और पारित करवा करके ये क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम पारित करवाने के बाद, कहाँ पे, बंगाल के अंदर कलकत्ता में जब अधिवेशन होगा, उसमें पारित कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसको संपूर्ण भारत के अंदर फैलाएंगे, भारत के प्रत्येक कोने तक इस क्या ये जो मांग है उनका प्रचार प्रसार करेंगे, और लोग अंग्रेजों के सामने ये नारा लगाएंगे और अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये लोग नहीं माने। एक 2 नंबर ये रही इनकी जो विरोध था, 2 नंबर का ये था। 3 नंबर जो विरोध देखा जाए, 1 नंबर तो इनकी विचारधारा ही नहीं मिल रही थी, ये नाम ही उनका उग्रवादी विचारधारा है और ये उदारवादी विचारधारा है। 1 नंबर तो ये था। नंबर 2 ये जो है मांगे थी, ये मांगे ये लोग मानने वाले थे नहीं। नंबर 3 क्या थी, नंबर 3 ये थी कि नंबर 2 क्या थी, जो स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन इस संपूर्ण भारत के अंदर फैलाना चाहते थे। नंबर 3 जो इनकी मांग थी वो थी 1906 के अंदर, यानी 1905, यानी 16 अक्टूबर 1905 को तो क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था। 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये बोले, अब दो विचारधारा के लोग हो गए, अब अधिवेशन होगा तो एक अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। तो अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो गर्मपंथी वाले क्या बोले, हम तो बनाएंगे बालजी को, क्या हम बालजी को बनाएंगे, क्या प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाएंगे। ये बोले कि नहीं, हम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इनको मालूम था कि यदि बाल गंगाधर तिलक इसका प्रेसिडेंट बन गया तो सीधा का सीधा ये जो विचारधारा है, इनकी जो मांग है, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, इनमें टाइम नहीं लगेगा। ये लोग चाहते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, ये बोले बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन इनकी मेजोरिटी कम थी और इनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, तो इन्होंने किसको बना दिया, दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष चुन दिया। और वो कहां पे हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता के अंदर हुआ था। कब, 1906 के अंदर हुआ था।
उसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन 1907 वाले के अंदर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बन गए, लेकिन ये उग्र विचारधारी वाले लोग भी कम नहीं थे। इन्होंने ये सारे प्रस्ताव पारित करवा लिए। पारित करवाने के बाद ये लोग अपने अपने ये कॉपियां बनाई, प्रिंट आउट लिया, पेपर बहुत सारे बना लिए और इनका डिस्क्रिप्शन यानी इनका पूरा विस्तार से समझाया पेपर के अंदर कि स्वदेशी का मतलब ये, बहिष्कार का मतलब ये, राष्ट्रीय शिक्षा का ये, शोषण में हम लोग इस प्रकार की मांग उठा रहे हैं। कितने लोग हमारे साथ हैं। तब से लेकर के भारत के अंदर एक क्रांतिकारी युग प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? क्रांतिकारी युग प्रारंभ हो गया। जितने भी हमारे क्रांतिकारी जो 2 स्टेजेज में हम पढ़ते हैं, लगभग एक तो 1910 के आसपास पढ़ते हैं, 1910 के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये सविनय जो असहयोग आंदोलन था तब तक चला था, और उसके बाद फिर 1924-25 के अंदर भगत सिंह आजाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और इस प्रकार के ये जो क्रांतिकारी वीर आए थे, उन्होंने भी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। अब इनकी 3 विरोध हो गए तीनों का। कि पहला विरोध क्या था? इनकी विचारधाराएं आपस में नहीं मिल रही थी। दूसरा विरोध था कि ये लोग जो गरम दल वाले थे, ये अपनी ये 4 जो मांगे थी, ये कांग्रेस के मंच के माध्यम से प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे। नंबर 3 था कि 1906 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष के लिए इनके बीच में विवाद हुआ था। ये गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को रखना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को रख करके विवाद शांत हो गया था। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि ये विचारधारा तो इसमें तो ये विभाजन हो गया। उसके बाद हम एक ये मुस्लिम लीग वाला देख लेते हैं। देखिए, भारत के अंदर उस टाइम यदि देखा जाए तो अंग्रेज थे जो ईसाई थे, और मुस्लिम लोग थे और हिंदू थे। इसका मुख्य रूप से ये 3 ही धर्म के लोग रहते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालने का प्रारंभ किया। इधर तो फूट डालेंगे, गरम दल और नरम दल के बीच में कैसे फूट डालेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। अभी इनके अंदर ये मुस्लिम लोग थे, इनको हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया। क्या बोला? इनकी संख्या कम थी, मेजोरिटी इनकी कम थी, अल्पसंख्यक वर्तमान के परिदृश्य में यदि देखें तो ये अल्पसंख्यक थे, बहुत कम थे। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई मांग यदि उठे कि हमारा प्रतिनिधित्व है, कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, तो प्रतिनिधित्व तो फिर जनसंख्या के आधार पर होगा, तो इनका प्रतिनिधित्व कम आने वाला था। और ये हिंदू थे, इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा आने वाला था। लेकिन धर्म के आधार पर इन लोगों में आपस में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, ये एक ही थे। लेकिन अंग्रेजों ने फूट डाला, बोला कि अंत में हम देंगे तो आपको देंगे, हम धर्म के आधार पर आपको प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। अच्छा, तो फिर बोले लोग ज्यादा मिलेगा, मुसलमानों को कम मिलेगा। बोला फिर हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं? बोला तुम लोग एक काम करो, पीछे से अनौपचारिक रूप से इस प्रकार का इनको दिशा निर्देश दिए थे कि तुम एक काम करो, तुम एक मांग उठाओ कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको प्रतिनिधित्व नहीं देकर के हम आपकी कितनी रुचि के साथ आपको सहयोग दे रहे हैं। हम कांग्रेस का बहिष्कार कर रहे हैं, हम बंगाल विभाजन का जो विरोध चल रहा है उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी जनता कितने लोग आपके साथ खड़े हैं, उसके आधार पर हमको प्रतिनिधित्व दो। तो ये तो पीछे से अंग्रेजों ने मुस्लिमों को बोल दिया, बोल तुम ऐसे आवाज उठाओ। बोले ठीक है। इन्होंने जैसी इस प्रकार की आवाज उठाने लगी तो फिर अंग्रेजों का सामने से क्या जवाब आया? बोले तुम एक काम करो, तुम एक ऐसा मंच का निर्माण करो ताकि आप लोग, हमको पता चले कि आप लोग कितने लोग संगठित हो। तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग की सलीमुल्लाह खां, यानी सलीमुल्लाह खां 1906 में सलीमुल्लाह खां ने फिर यहीं पर बंगाल का जो ये वाला क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, वहां पे ढाका में इसकी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? 1906 तारीख में भी देखा जाए तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करके अंग्रेजों के सामने साबित कर दिया कि देखो हम संगठित हैं, हम कांग्रेस का भी बहिष्कार कर दिया है, हम जो बंगाल विभाजन का जो कांग्रेस से विरोध कर रही है तो उस विरोध का भी हमने बहिष्कार कर दिया, हम ये संगठन बना दिया। तो बोला आपकी क्या मांग है? बोला हमको प्रतिनिधित्व हमको धर्म के आधार पे दो, धर्म के आधार पे दो और हमको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो देखिए
1906 के अंदर ये जब गठन हुआ तो 1909 के अंदर जो भारत शासन अधिनियम आया था 1909 का, उसमें इन्होंने साबित कर दिया था, क्या कर दिया था, उसमें इन्होंने साबित कर दिया था कि इनको मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर इनको अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया था। यानी भारत के अंदर धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिमों को यहां से विभाजन करना अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया था, फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से। तो इस प्रकार ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी यहाँ पे हो गई। अभी इनका क्या किया, इनके बीच में भी फूट डाला, इनके बीच में गर्म दल और नरम दल के बीच में भी फूट डाला। इसमें फिर ये जो गर्म दल वाले लोग थे इनको तो उन्होंने अपने हर एक लगा दिया, बोला कि आइए आप लोग आइए, आप लोग सही हो, आप लोगों की मांगे निश्चित रूप से सुनी जाएगी। तो फिर देखो एक औपचारिक रूप से यदि देखा जाए तो 1909 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें इनकी बातों को सुना गया था, प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। कुछ वाद विवाद करने के लिए संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ये भी इनको अधिकार दिया गया था, लेकिन अंतिम रूप से अधिकार किसको दिया गया 1909 का अधिनियम हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन इनके साथ क्या किया, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 साल की क्या जेल की सजा दे दी, मांडले जेल भेज दिया गया था। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। इस प्रकार इसको ये उग्र विचारधारी वालों का जो इन्होंने ये जो मांगे तो इन्होंने उठा दी, प्रस्ताव करवा लिया, लेकिन ये लोग टूट गए थे, सब टूट के इनको तितर बितर कर दिया था, ये सब इधर उधर चले गए। लेकिन इनके द्वारा बोए गए बीज है वो भारत में आगे जाकर के बहुत ही अच्छा एक पौधा विकसित हुआ था और जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था। उसके बाद हम देखें कि गर्मपंथ और नरमपंथ के अंदर, दोनों के अंदर विचारधाराओं के आधार पर विभाजन भी हो गया। अभी हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या चला था, स्वदेशी आंदोलन क्या चला था उसका हेडिंग हम यहाँ पे देते हैं, स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, ये जब उन्होंने मांग उठाई थी 1906 के अंदर, जो ये हुआ था कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, ये जो कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अपने चारों मांगों को प्रस्ताव पारित करवा लिया था। प्रस्ताव पारित करवाने के बाद संपूर्ण भारत के अंदर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन मतलब हो गया स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो। नंबर 1 पे स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये तो उनका मूल जो उद्देश्य बोला जाता है वो थे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाओ, क्या था राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, इनकी जो मांगे थी वही। उसके बाद यहाँ का जो लोग जो जैसे दर्जी है, नाई है, मोची है, इनको इन्होंने बोला कि तुम लोग अंग्रेजों को जो इतने भी सेवाएं दे रहे हो ये बंद कर दो। है उनकी जो स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या हुआ था, दर्जी, नाई, मोची आदि ने अपने काम में अंग्रेजों का काम करना बंद किया, अंग्रेजों का काम करना बंद किया, अंग्रेजों की जो सेवाएं थी उनको बंद कर दिया। नंबर 5 पे क्या हुआ, यहाँ पे जो विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते थे, जो एग्जाम देते, परीक्षा देते थे, उसमें जो पेपर था वो बाहर से एक्सपोर्ट होता था, तो इन्होंने परीक्षाओं का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने परीक्षाओं का बहिष्कार, विद्यार्थियों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया। उसके बाद जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन कुछ पद थे जो भारतीयों के द्वारा संचालित किए जा रहे थे, जो जिन पदों पे भारतीय थे, उन्होंने पदों का बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार के अधीन
अधीन सरकारी पदों का भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया था। इस प्रकार संपूर्ण भारत के अंदर ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को इन उग्र विचारधारा वाले लोगों के द्वारा फैलाया गया था। जब ये फैलाया गया था ना, तब जाकर के इन तीनों चारों लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया किसी को, जैसे बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया था। इस प्रकार इन लोगों के साथ अत्याचार किया गया था, इनके साथ रियली में वास्तविक रूप से देखा जाए तो अन्याय हुआ था। इन लोगों की जो मांगे थी वो मानी गई थी, लेकिन यदि आगे देखा जाए तो किस प्रकार से मांगी गई थी, उनका किसी भी प्रकार से अंतिम जो निर्णय था वो गवर्नर जनरल के पास ही रहता था। तो इनकी भी वैसे देखा जाए तो कोई भी मांगे नहीं मानी गई थी, और सैद्धांतिक रूप से यदि देखा जाए तो 1909 के अधिनियम में विस्तृत रूप से इनकी मांगों पर कंसिडर किया गया था। इस प्रकार हम आज यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन देखा। कांग्रेस का विभाजन गर्मपंथ, नरमपंथ और मुस्लिम लीग में हो गया था। अभी आगे जाकर के हम आगे जो अध्ययन करेंगे, अब आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी भारत के अंदर समानांतरण विद्रोह करेंगे और उदारवादी विचारधारा के लोग समानांतरण विद्रोह करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 1907 तक का अध्ययन यहाँ पे कर लिया है। अभी हम 1909 का एक अधिनियम आएगा, उसका ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा ही अध्ययन, ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। उसमें क्या क्या मांगे मांगी गई थी, वो इन लोगों की मांगे मांगी गई, इन लोगों नरमपंथी लोगों की मांगे मांगी गई थी और इनकी मांगी गई थी। इनका बहिष्कार किया गया था। इनको आगे बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया। इनके साथ अत्याचार हुआ तो ये अपनी वो एक लाल लाजपत राय विदेश चले गए थे और बाकी कांग्रेस ये जो राजनीति से संन्यास ले गया था। इनके साथ अंग्रेजों ने बुरा व्यवहार किया था, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद यदि हम 1915 के पास पहुंच जाएंगे, 1909 का अध्ययन करने के बाद हम 1915 के पास पहुंच जाएंगे। अब भी 1915 में गांधीवादी युग प्रारंभ हो जाएगा। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो जाएगा। अभी आगे जो भारत की राजनीति है वो किस प्रकार से रन करेगी, किस प्रकार से आगे चलेगी, उसका अध्ययन हम आगे वाले सेशनों में करेंगे। और आज हम यहाँ का हमारा जो ये सेशन है यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक उसको लाइक कीजिए और लोगों के बीच में लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले। और आज हम यहीं पे हमारी क्लास को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।